तो सबसे पहले देखिए बात जो है सीमा हैदर की कर ली जाए, जिनकी जिंदगी में ट्विस्ट की कोई भी कमी नहीं है। सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे आ जाती हैं, ये उनके सिवाय किसी और को ठीक से अभी तक पता भी नहीं है। पबजी खेलते खेलते उन्हें सचिन से प्यार कैसे हो जाता है, ये भी एक अबूझ पहेली है। और सीमा का सच पता लगाने के लिए एजेंसियां जी जान से लगातार जुटी हुई हैं। सचिन और सीमा कहने को जमानत पर है, लेकिन सीमा हैदर के पास फिल्म के भी अब ऑफर आ चुके हैं। उन्हें लोग घर आकर नौकरी का ऑफर भी दे रहे हैं। और तो और अब खबर यह भी है कि सीमा हैदर को सियासत में उतारने की भी तमाम कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि सीमा को मिले पॉलिटिकल ऑफर को लेकर खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से निकल कर आई हैं। एक पार्टी सीमा हैदर को महिला विंग का अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन इस ऑफर की पुष्टि अब तक सीमा हैदर या सचिन की ओर से नहीं की गई है। लेकिन अब जो है, जब सीमा की जिंदगी ही सरप्राइजों से भरी हुई है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सीमा आने वाले दिनों में फिल्मों में भी नजर आ सकती हैं और कुछ दिनों बाद वो सियासी मैदान में भी दिख सकती है। प्यार के खातिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भले ही जांच के घेरे में हैं, लेकिन सीमा की मदद के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। नौकरी और फिल्म के ऑफर के बाद अब सीमा के राजनीति में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सीमा हैदर को राजनीति में आने का न्योता मिला है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रवक्ता किशोर मासूम ने सीमा को अपनी पार्टी में शामिल करने की इच्छा जताई है। उनका मानना है कि अगर सीमा हैदर निर्दोष पाई जाती हैं और उन्हें अगर भारत की नागरिकता मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि सीमा ने अभी राजनीति में अपनी एंट्री को लेकर रुख साफ नहीं किया है, लेकिन सीमा फिल्मों में जल्द नजर आ सकती हैं। दरअसल फिल्म निर्माता अमित जानी ने सीमा हैदर और उनके परिवार से मुलाकात की और सीमा को अपनी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में कास्ट करने जा रहे हैं। यानी कि सीमा अब जल्द ही फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगी। ऑफर दी गई है जानी मैम की टेलर मर्डर, तो आई थिंक अगर क्लीन चिट मिल जाते, सब कुछ क्लियर आ जाता है, तो आई थिंक मैं करूँगी। मेरी इच्छा है, मेरा हमारी सपोर्ट हो जाएगी तो आई थिंक मैं करूँगी। सीमा हैदर ने भी साफ कर दिया है कि वो फिल्मों में काम करने को तैयार हैं। लेकिन सीमा के खिलाफ आरोपों की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती और जब तक उन्हें जांच एजेंसियों की ओर से क्लीन चिट नहीं मिलती, तब तक ना तो सीमा फिल्मों में नजर आएंगी और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा हैदर की कहानी के ऐसे कई राज हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। सीमा कब फिल्मों में नजर आएंगी, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये भी साफ नहीं है कि उनकी किसी सियासी दल में एंट्री संभव है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सचिन और सीमा हैदर की शोहरत में कैसे कैसे रोड़े हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सचिन और सीमा हैदर अभी जमानत पर हैं, मतलब कानून की तलवार उन पर लटक रही है। ऐसे में वो कैसे कोई कदम नहीं उठा सकते जो कानून के दायरे से बाहर हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की कहानी में अभी भी कई झोल हैं। सीमा के बयानों के बाद भी कई सवाल अभी बाकी हैं जिनके जवाब यूपी एटीएस तलाश की रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, सीमा नौकरी का ऑफर नहीं ले सकती है। नौकरी भी उन्हें तब मिलेगी जब सीमा सभी आरोपों से बरी हो जाएंगी। चौथी सबसे अहम बात यह है कि सीमा जांच पूरी होने के बाद भी किसी फिल्म की शूटिंग कर सकती हैं। मतलब जब तक जांच हो रही है तब तक उनका फिल्म का सपना जो है वो पूरा नहीं हो सकता। सीमा के पाकिस्तान से भारत पहुंचने की जांच कई एंगल से हो रही है। सीमा की असल पहचान क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सीमा कहां रहती थी, उसके ताल्लुकात किस किस से थे, उसका फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, इन बातों से जुड़े सीमा के सारे पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो सीमा हैदर की कहानी में अभी भी ऐसे कई पेच हैं जिन्हें सुलझाने में जांच एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सीमा हैदर सोशल मीडिया का पॉपुलर फेस बन चुकी हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि यूट्यूब में भी उन्हें काफी लोकप्रियता मिल रही है।
देखिए, पाकिस्तान से आई सीमा को भारत में अलग अलग तरह से ऑफर मिल रहे हैं। कोई उन्हें फिल्मों में लेना चाहता है तो कोई उन्हें राजनीति में उतारना चाहता है। भारत में पाकिस्तान की सीमा को मिलती इस शोहरत पर उनके देश के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये देखते हैं। सीमा हैदर कराची से इंडिया गई हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपने ये खबर तो सुनी होगी 100%। जी देखें, बिल्कुल सीमा अगर पाकिस्तानी है, अगर दोबारा पाकिस्तान आना चाहें तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि इंडिया की मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। अब हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए था, हमारी सीमा बदनाम है। अगर सीमा वापस आती है अपने बच्चों के साथ तो क्या कराची के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये कहेंगे कि आपने मजहब चेंज किया तो हम मार देंगे? ये कर यार अगर वो गई है तो उसका अपना दीन ईमान है, वो चले गए, अच्छी बात है। अपनी मर्जी मोहब्बत करना कोई गुनाह तो है नहीं। वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो वो उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती? वो तो हिंदी फर फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। बहरहाल कुछ भी कहें, लेकिन सचिन हमारा दामाद हो गया है। तो सर दामाद थोड़ी है हमारा सर, वो तो बिला वजह का दामाद बना हुआ है। सीमा हैदर ने अपने प्यार को पाने के लिए सरहद की दूरियों को मोहब्बत से मिटा डाला और इस मोहब्बत के लिए सारी सरहदें पार कर दी। एक लड़की सीमा जिसने सारी सीमा रेखा पार कर दी, ये मासूम है या ये चालाक या ये कोई जासूस है? आए जानते हैं लोगों से। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? कौन सीमा? उधर देखें सामने। क्या सीमा? सीमा एक लड़की थी पाकिस्तानी, वो चली गई है अब इंडिया और सचिन से शादी कर ली है। अच्छा, पता है आपको? चलो कर ली तो कर लेना, आगे कह लेना जाना। हिंदुस्तान में अपने मोहब्बत के अफसानों से सुर्खियां बटोर रही सीमा और सचिन के अब दिन बदलने वाले हैं। हम लोग सो रहे हैं और सीमा रातों रात निकल गई। उसको ढूंढना पड़ेगा फिर। रात तो हम पूरी जाग रहे थे, हमारे सामने तो नहीं निकली। सीमा सुबह निकली है। सुबह निकली होगी, हम 8 बजे घर गए ना तब निकली होगी। सचिन के प्यार में पागल और अपने पूर्व पति हैदर से सीमा की रुसवाई, ये मोहब्बत का वो फसाना है जो नसों से उतरकर दिलों तक पहुंचता है। सबसे पहले बात सचिन और सीमा हैदर की, जिनके इस वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि दोनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। घर में मीडिया के जमावड़े से दोनों घर के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए खाने पीने की किल्लत हो रही है। हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में खाने पीने की जो रोजमर्रा की वस्तु है उनका खत्म हो गई है। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रऊफरा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। सचिन सीमा की इसी दिक्कत को देखते हुए गुजरात के एक कारोबारी ने दोनों को बड़ा ऑफर दिया है। नौकरी से पहले दोनों को फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी की तरफ से अपनी फिल्म में बतौर कलाकार काम करने का भी ऑफर मिल चुका है। सीमा हैदर की तरह भारत से पाकिस्तान गई अंजू भी सुर्खियों में है। उसका डांस करता हुआ वीडियो वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को तारीखें भेजी हैं। डेट फाइनल होते ही शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक होगा। जाहिर है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जोरों पर चल रहा है। मंदिर का पहला तल तैयार हो गया है और श्रद्धालुओं को दर्शन का सिर्फ इंतजार है। जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मंदिर के स्तंभों पर देवी देवताओं की 6000 से ज्यादा मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर के स्तंभों पर मूर्ति उकेरने का काम तेजी से चल रहा है। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे राम मंदिर के साथ भव्य अयोध्या का सपना साकार हो रहा है।
देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किसी उत्सव से कम नहीं होगी, जिसके लिए भव्य तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे सज रहा है ये कार्यक्रम। बताया गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है 21 से 23 जनवरी के बीच में होगी और ये 3 दिन अच्छा मुहूर्त होने की बात कही जा रही है। तभी इन 3 दिनों में से किसी एक तारीख पर फाइनल मुहर लग सकती है। बिल्कुल कृतिका, देखिए इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और इस खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 से 24 जनवरी के बीच समय देने की मांग की गई है। बिल्कुल वैभव, अब प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलेगी और उसी के बाद जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की जाएगी। मगर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण जो है गांव-गांव और शहर-शहर तक होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वहां भक्तों के इलाज के लिए वहां आयुर्वेदिक डॉक्टर तक मौजूद रहेंगे। जी हाँ, देखिए, और अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। और वहां देखिए, वहां के हालात को देखते हुए फुटबॉल खिलाड़ी और अब दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। और अब कोलकाता की मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब इन खिलाड़ियों की मदद कर रही है। मणिपुर से कोलकाता आए 7 खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और रहने को क्लब की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, मणिपुर में 2 समुदायों के बीच टकराव के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हिंसा प्रभावित इलाकों में इसका असर अब भी दिख रहा है। आलम यह है कि हजारों लोग अपना अपना घर छोड़ चुके हैं। मणिपुर में हिंसा का असर सिर्फ आम नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि यहाँ के होनहार खिलाड़ियों पर भी पड़ रहा है। देश के लिए खेलने का सपना लिए इन खिलाड़ियों को अपना ही राज्य और घर छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। और ऐसे खिलाड़ियों की कोलकाता की मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब मदद कर रहा है। मणिपुर से यहाँ 7 फुटबॉल खिलाड़ी आए हैं, जिनके रहने और ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम क्लब की ओर से किया गया है। मणिपुर के ये फुटबॉल खिलाड़ी कोलकाता में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो फिलहाल मणिपुर लौटना नहीं चाहते। नहीं, मैं अभी आया ना, कोलकाता में आया ना, मैं खेल के आया है। फैमिली में अभी सेफ्टी है ना। मणिपुर में थोड़ा वायलेंस है ना, मैं पीस आई शांति और ठीक है। नहीं तो पीस तो चाहिए, पहले से रहता है ऐसे ही सबको, मतलब नॉर्मल में आ जाएगा तो सबके लिए अच्छा है। और अगर अभी यही चलते रहे तो किसी को, दोनों साइड को कुछ फायदा भी तो नहीं होगा। उनका गांव में 2 आई लीग क्लब है, नेरोका ट्राव अभी इस साल खेल पाएगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं। और बहुत सारा एकेडमी भी है और वहाँ का प्रैक्टिस सब भी ये सब शुरू नहीं हो पा रहा है सबका वजह से, तो बहुत इफेक्ट कर रहा है। मुश्किल वक्त में इन खिलाड़ियों का साथ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब बखूबी दे रहा है। क्लब की ओर से सभी खिलाड़ियों और उनके परिवार के लोगों के भी रहने के इंतजाम किए गए हैं। We have already told them and we have already shifted one family to Rajarhat. Our goalkeeper coach family already we have shifted 2 families over there, and we have offered them that if you have any problem regarding fooding or lodging or any thing regarding transportation from bringing them from Manipur, we are ready with you. We can help to our players. टीम के गोलकीपर के परिवार को कोलकाता में शिफ्ट किया गया है। अगर टीम के किसी भी खिलाड़ी को मणिपुर से कोलकाता आने में परेशानी है तो क्लब उसकी मदद करेगी। उम्मीद यही है कि इन खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाएगी और आने वाले वक्त में ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने उनकी फैमिली और उनके लिए एक शेल्टर की व्यवस्था की है और अभी वो माइंड फ्री करके फुटबॉल की तरफ फोकस कर सके, इसी की व्यवस्था किया गया है। अनिर्बान, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से बौद्ध जिले में नेशनल हाईवे 57 पानी हो गया। देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये हाईवे है या कोई नदी, क्योंकि जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हैं वो पानी के आगोश में समाई दिखे। घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वालों को की कोई कमी नहीं है। वहां हाईवे पर जमा हुआ बाढ़ के पानी में कुछ लोगों ने मछली पकड़ना शुरू कर दिया।
इस काम के लिए कुछ लोगों ने जाल का सहारा लिया तो कुछ दूसरे तरीके से बाढ़ के साथ हाईवे पर आई मछलियों को पकड़ते नजर आए और उन्हें कामयाबी भी मिली। वो कई बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ कर ले आए। पास में महानदी है तो उधर एक रास्ते पे मछली का तालाब है। तालाब में वो दिखने के लिए ज़्यादा पानी भरने से पहले वो ज़्यादा मछली भी निकलने लगे रास्ते पे। लोग बहुत आदमी लोग गए थे उधर, मछली भी पकड़ने लगे। देखिए, हिमाचल के बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आसपास के स्थानों पर जल जमाव जैसी स्थिति बन चुकी है। इतना पानी देखकर हर कोई हैरान हो गया, जबकि इस तेज बारिश में मंदिर के जो दर्शन है उसके लिए यात्री भी थोड़ी देर रुक गए। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बारिश के अलर्ट के समय श्री नैना देवी मंदिर में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसमें मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सीढ़ियों पर पानी ही पानी नजर आया। हिमाचल प्रदेश का शक्तिपीठ ऊंची पहाड़ी पर विद्यमान है और यहां पर पिछले काफी दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। इसी के चलते ये नजारा देखने को मिला, जो देखने में और डरावना भी है लेकिन अद्भुत भी छटा बिखेर रहा। पूरे देश में बारिश का सितम लगातार जारी है। ऐसे में चाहे देवलोक हो या फिर तमाम सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। उसी की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि करके इस प्रकार से कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और कहीं आपदा में अवसर के भी तमाम नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पड़ोसी देश चीन भी बाढ़ से बेहाल है। वहां नदियां उफान पर हैं और पानी राजधानी बीजिंग की सड़कों में दाखिल हो चुका है। आलम यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी उन पर नाव चल रही है। वहां की हाउसिंग सोसाइटी चारों तरफ से सैलाब से घिर गई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में वहां रहने वाले सभी लोग छत पर चले गए हैं। हालांकि राहत और बचाव का जो काम है वो जारी है और बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम भी है वो चालू है। 大概10几栋的建筑，它们的1层都已经完全进水，水深处公交车站顶棚的这样一个位置。 और बाद आपके काम की खबर की कर लेते हैं। केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि जल्द ऐसी तरकीब आ जाएगी जिससे खाई में गिरने से पहले ही गाड़ियां रुक जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जब दुर्गम चोटियों पर पहाड़ियों से जब गाड़ी गुजरती है तो ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल नितिन गडकरी ने उनसे पूछा गया था कि जब सड़कें इतनी ज्यादा बन चुकी हैं तो भी दुर्घटनाएं क्यों नहीं रुक रही। उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने इसका जवाब दिया और उनके मुताबिक पहाड़ी राज्यों में सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है। गडकरी ने यह भी कह दिया कि अब एक नई तकनीक सामने आएगी। इस तकनीक में कंक्रीट में प्लास्टिक का एक गोल उपकरण लगा रहता है। इसमें ट्रक कितनी भी जोर से टक्कर मारे वो नीचे की तरफ नहीं गिरता, बल्कि गिरने की बजाय पीछे की तरफ आ जाता है। एक बहुत ही नए ढंग से सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की जाएगी ताकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र में है इसमें कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। वैभव, आपने मड थेरेपी का नाम सुना है? जी। तो भाई वैभव ने भी सुना है, मैंने भी सुना है एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने भी सुना होगा। मड थेरेपी के जरिए कई बीमारियों का इलाज करने का दावा किया जाता है। अब मड थेरेपी से आगे बढ़ते हुए मड फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ स्कूल के बच्चों ने मड फेस्टिवल मनाया। ये बच्चे अपनी खुशी से मड यानी कीचड़ में लोटपोट होते दिखाई दिए। तेज आवाज में बजते गानों के बीच ये लोग कीचड़ में उछल कूद करते नजर आए। कोई हाथों से तो कोई पैरों से कीचड़ उछालता रहा। आलम यह है कि साफ रंग बिरंगे कपड़े पहने इन बच्चों को पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि सब एक रंग में रंग चुके हैं। कीचड़ में म्यूजिक, डांस और मस्ती की ये पाठशाला काफी देर तक चलती रही। इस मड फेस्टिवल के दौरान बच्चों ने जमकर एंजॉय किया। फिर शुरू हुआ फोटो सेशन। इस दौरान भी बच्चों ने अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाए। स्कूल प्रशासन की तरफ से आयोजित इस मड फेस्टिवल में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया।
अभी रिलैक्सिंग टाइम है, बच्चा भी मड में भी सो रहे हैं। एक्चुअली मड पार्टी यानी मड में खेलना बहुत जरूरी है। उसका मेन रीजन है कि जो ब्रेन है वो ब्रेन पहले 15-16 साल में हाईएस्ट डेवलप होता है, तो ये एक्सपीरियंस से बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है। सेकंड पार्ट ये है कि इम्यूनिटी बढ़ती है। आजकल हम बच्चों को इतना हम इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं, हम है ना हर चीज बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ हाथ मत लगाओ, वहाँ मत हाथ लगाओ, पर बच्चों की इम्यूनिटी तभी बढ़ती है जब बच्चे बैक्टीरिया में ऐसे एंजॉय करते। तो ये मड में बच्चे एक सेफ जोन में खेल रहे, सुबह से खेल रहे, इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। और मड फेस्टिवल की शानदार तस्वीरों के बाद अब बात करते हैं रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। बहनें यूं तो एक धागा भी भाई की कलाई पर बांध दें, वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बदलते समय में अब राखियों के ट्रेंड में भी तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बहनें भाइयों के लिए अब हीरे और सोने की राखियां बना रही। देखिए, भाई बहन का प्यार अनमोल होता है और हर साल रक्षाबंधन का पर्व इस खूबसूरत रिश्ते को रक्षा सूत्र के जरिए और मजबूती से बांध देता है। यूं तो इस रिश्ते में बांधा गया एक धागा भी बेशकीमती है, लेकिन देखा ये भी गया है कि मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर सजाने के लिए राखी खरीदती हैं। अब ये ट्रेंड डायमंड और सोने की राखियों तक जा पहुंचा है। लखनऊ में ऐसी राखियां खूब डिमांड में हैं। आजकल डायमंड में बहुत क्रेज बढ़ गया है युवाओं का, साथ ही साथ ब्रांड की उसमें चमक अलग ही दिखती है। ये आप देख सकते हैं डायमंड पे राखी है, इस पे वर्साचे का सिंबल बना हुआ है। आजकल इन सब चीजों का ट्रेंड बहुत चल रहा है, जो कि युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। बजट फ्रेंडली रहती हैं, साथ ही साथ ये ऐसी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा में भी आदमी को पहन के रखना नहीं है, हमेशा हाथ में डाले रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हीरे की राखी तैयार करने में सोने चांदी की राखी से ज्यादा वक्त लगता है। ये ऑर्डर पर तैयार की जा रही हैं। वहीं इस बार सोने की राखी भी पसंद की जा रही है। सोने की राखियों को कुछ अलग हटकर दिखाने के लिए बहनें इस बार उन पर ब्रदर या ब्रो लिखवा रही हैं। ऐसी कुछ राखियों को तैयार करके स्टॉक में भी रखा गया है। हीरे की राखियों की कीमत 50,000 रूपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है। वहीं सोने की राखियों की कीमत 2,500 रूपए से शुरू हो रही है। इस बार एक बूम देखने को मिला है जो कि डायमंड राखियों में बहुत चल रहा है। लोग अपने डिजाइन्स लाके कस्टमाइजेबल राखी बनवा रहे हैं, क्योंकि एक चीज लोगों को समझ में आई है कि डायमंड की रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी है, डायमंड हमेशा के लिए चमकता रहेगा। ये सब चीजें थोड़ी ट्रेंड में बढ़ी हैं, इसलिए काफी लोगों को समझ में आई है। हमने ये राखी देखी तो मुझे अच्छी लगी, और इसमें एक फोटोज है, ये किसी और की है अभी, लेकिन इसमें मुझे अपने भाई की लगवानी, इसलिए मैं अभी लेना चाहती हूँ ताकि उस टाइम तक ये प्रिपेयर हो जाए, बन जाए। जाहिर है बदलते दौर के साथ अब राखियों के ट्रेंड में भी बदलाव देखा जा रहा है। वजह है बहनें ऐसी यादगार राखी अपने भाइयों को देना चाहती हैं, जिससे उनके पास हमेशा अपनी बहन का दिया हुआ ये खूबसूरत तोहफा सलामत रहे। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की आशा मालवीय साइकिल से देश भ्रमण पर निकली हैं। 24 साल की आशा एमपी के राजगढ़ जिले की रहने वाली हैं और 1 नवंबर 2022 को भोपाल से अपनी साइकिल यात्रा शुरू इन्होंने की है। आशा अब तक 27 राज्यों की यात्रा कर श्रीनगर पहुंची हैं और 22,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी हैं और 15 अगस्त को दिल्ली में उनकी यात्रा खत्म होगी। आशा नेशनल लेवल की एथलीट भी है और पर्वतारोही भी हैं। उनका कहना है कि देश महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और जिन महिलाओं लड़कियों को बाहर जाने में डर लगता है, उन्हें अगर खुद की सुरक्षा का अंदाजा है तो कोई भी खतरा आपको छू नहीं सकता। मैं महिला समाज को वो रोशनी दिखाना चाहती हूं। तो 27 राज्यों का सफर कर चुकी हैं और साइकिल से जो है ये भारत भ्रमण पर निकली हैं। 1 नवंबर से शुरू की थी इन्होंने साइकिल यात्रा, 15 अगस्त को दिल्ली में जो है इनकी यात्रा जो है वो खत्म होगी।
मैं इस यात्रा की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को भोपाल से कर 15 अगस्त को दिल्ली में इसका समापन कर रही हूँ। और दिल्ली में मेरा इस यात्रा को समापन करने का उद्देश्य है कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर सर से मिलकर जो मैंने भारत देश में सीखा है, जो देखा है, ये पूरे देश को और पूरे विश्व को मैं बताना चाहती हूँ। और पूरे विश्व के लिए भी मेरा ये संदेश है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। देखिए, साइकिल की एक और खबर आपको बताते हैं। सूरत के 65 साल के मैकेनिक नाथूभाई पटेल ने एक अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। इस बाइक की खासियत ये है कि एक बड़े रिंग के सहारे ये चलती है। एक बार चार्ज होने पर 45 से 50 किलोमीटर का सफर तय करती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, देखिए, कि नाथूभाई ने इसको बनाने में कबाड़ की मदद ली है। इस बाइक का लुक इतना जबरदस्त है कि हर कोई इसका मुरीद हो जाता है। आकर्षण का मुख्य केंद्र ये बन जाती है। नाथूभाई का कहना यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से हमें इलेक्ट्रिक बाइक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक नाथूभाई ऐसी कई बाइक बना चुके हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन लगातार बढ़ रहा है, जो न सिर्फ सुविधाजनक है बल्कि इसमें खर्च भी कम आता है। सबसे मुख्य बात इसमें यह हो जाती है कि पर्यावरण के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे उचित ये होता है। चूंकि नाथूभाई जो हैं खुद इसमें माहिर, ऐसे में उन्होंने अपने लिए इतनी शानदार बाइक तैयार की। जब वो निकलते हैं बाजार में, हर ओर उनकी खूब चर्चा होती है। लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और पूछते हैं कि कैसे इस साइकिल का निर्माण हुआ और कैसे ये कितने किलोमीटर पर चलती है। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने तलाक का फैसला लिया है। वो और उनकी पत्नी सोफी अलग हो रहे हैं। बुधवार को पीएम ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि अलग होने के लिए दोनों ने कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कि दोनों का 18 साल का जो साथ है अब खत्म होने जा रहा है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए बयानों में कहा है कि उन्होंने कई सार्थक और कठिन बातचीत के बाद ये फैसला लिया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 2005 में सोफी से शादी की थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। इनमें 15 साल का जेवियर, 14 साल की एला और 9 साल का हेड्रियन है। पद पर रहते हुए अलग होने की घोषणा करने वाले ट्रूडो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले उनके पिता पियरे ट्रूडो ने 1979 में अपनी पत्नी मार्गरेट से अलग हुए थे और 1984 में दोनों का तलाक हो गया था। और बात आपके काम की कर ली जाए। सोशल मीडिया पर वीगन डाइट की खूब चर्चा होती है। अक्सर वेट कंट्रोल करने में इसको बहुत कारगर बताया जाता है। यकीनन इसके तमाम फायदे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वीगन फूड फॉलो करने वाली एक फूड इन्फ्लुएंसर की मौत होने की खबर ने सबको तमाम सवाल उठा दिए हैं। यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी किसी भी डाइट को बगैर सोचे समझे फॉलो करना ठीक है भी या नहीं। स्लिम ट्रिम नजर आने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। सुबह सुबह दौड़ना, कसरत करना, जिम जाना। मकसद ये है कि वजन कम हो, बंदा फिट रहे, फिट दिखे। लेकिन शरीर के कायाकल्प के लिए सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं। इसके लिए इन दिनों तरह तरह की डाइट फॉलो की जा रही है, जैसे वीगन डाइट, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, डुकन डाइट, अल्ट्रा लो फैट डाइट और ना जाने क्या क्या। ज्यादातर लोग इन नामों से वाकिफ नहीं, लेकिन जो लोग सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं, वो इनको फॉलो करते हैं। ऐसी खास तरह की डाइट के सहारे वजन कम करने या कंट्रोल करने का दावा किया जाता है। यकीनन इनके फायदे हैं, पर साथ ही साइड इफेक्ट्स भी हैं। यहाँ तक कि जान जा सकती है। वीगन डाइट की पैरोकार और रूस की फूड इन्फ्लुएंसर जहाना सैमसोनोवा की भुखमरी से मौत की खबर आने के बाद जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। आपको सबसे पहले वीगन डाइट फॉलो करने वाली जहाना सैमसोनोवा की मौत की वजह बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 39 साल की जहाना सैमसोनोवा पिछले कई वर्षों से सिर्फ रॉ फूड वीगन डाइट यानी कच्चा शाकाहारी खाना खा रही थी। रॉ फूड वीगन डाइट में सिर्फ कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, नट्स और बीज आदि का सेवन किया जाता है, यानी इसमें अनाज शामिल नहीं होता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैमसोनोवा अपने फैंस को भी रॉ वीगन डाइट के फायदों के बारे में बताती रहती थी।
रिपोर्ट के मुताबिक वीगन रॉ फूड डाइट की वजह से सैमसोनोवा का शरीर कमजोर हो गया था। वो भुखमरी का शिकार हो गई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। सैमसोनोवा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मशहूर थी। बताया जा रहा है कि वो 4-5 सालों से सिर्फ फलों से बनने वाली स्मूदी या जूस और सूरजमुखी के बीज का सेवन कर रही थी। दोस्तों के मुताबिक लंबे समय से वीगन डाइट फॉलो करने से उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। वो श्रीलंका के दौरे पर थी, जहां उनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। यहाँ समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। एक स्टडी के मुताबिक वीगन डाइट की वजह से शरीर में प्रोटीन और फैट की कमी हो सकती है। इसकी वजह से मसल्स में कमजोरी आती है और ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं होता। साथ ही विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसके चलते ब्लड सेल्स की संख्या कम हो सकती है। जानकार मानते हैं कि वीगन डाइट की वजह से शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी भी हो सकती है, जिससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है। मुमकिन है कि इसी वजह से सैमसोनोवा का शरीर बेहद कमजोर हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर समस्या वीगन डाइट से नहीं है। हाँ, समस्या तब आ सकती है अगर बगैर फायदा नुकसान जाने और एक्सपर्ट की सलाह लिए इसको फॉलो किया जाए। वैसे तो सोशल मीडिया पर वीगन डाइट की खूब चर्चा है। कई सेलिब्रिटीज इसको फॉलो करते हैं और प्रमोट करते हैं। इसके कई फायदे बताए जाते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और उसकी जरूरतें अलग। इसलिए किसी भी तरह की डाइट अपनाने और छोड़ने से पहले एक्सपर्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। इस जरूरी बात को हमेशा जहन में रखें और दूसरों को आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।